हेलो स्टूडेंट्स। सो आज अपन नीट 2021 का जूलॉजी का जो पेपर है उसे सॉल्व करेंगे एंड यहाँ पे मैं साथ साथ जितने भी यहाँ पर अपन क्वेश्चन सॉल्व करने वाले 50 क्वेश्चंस उनको एक एक करके सब सारे जो जितना भी आपके क्वेश्चंस आएंगे उन सबको समझाऊंगी एक क्लियर करके, तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कहाँ से और कैसे डिराइव्ड हुआ है एनसीईआरटी से, और जहाँ पे भी तुम लोग मिस्टेक कर रहे होगे तुम्हें पता चल जाएगा। एंड दूसरी चीज ये कि जैसे जैसे मैं क्वेश्चन कराती हूँ तो जब मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ तो आप उस टाइम पे वीडियो पॉज किया करो, सॉल्व किया करो एंड देन अगर एक्सप्लेनेशन सुनना है तो उसको सुना करो, या दूसरी चीज ऐसा कर सकते हो कि पूरा पेपर एक साथ लगा लो एंड देन फिर उसके बाद तुम मेरे जो भी सोल्यूशन है उसको सुन सकते हो। ठीक है। सो इट्स ऑल अप टू यू कि तुम लोगों को कैसे क्या मैनेज करना है। सो स्टार्ट करते हैं इस पर्टिकुलर सेशन को। आज अपन को करना है जूलॉजी। सो अगर अपन बात करें यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है वो आ रहा है लिविंग वर्ड से, एंड पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली म्यूसिडे। ठीक है, इनमें से कौन सा म्यूसिडे फैमिली से बिलोंग करता है। सो हाउस फ्लाई जो आपका लिविंग वर्ल्ड चैप्टर है उसमें एक टेबल बनी हुई है, वहां पे चार और एग्जाम्पल्स दिए हैं इंक्लूडिंग हाउस फ्लाई, वो लर्न करके जाना। ठीक है। सो डायरेक्ट वहां से ही डिराइव्ड है, इसमें ज्यादा ढूंढने की जरूरत नहीं है। स्टार्ट करते हैं 52 क्वेश्चन से। तो 52 जो है वो अगर अपन नेक्स्ट क्वेश्चन है 52। सो अगर 52 क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे आपके कुछ लिस्ट वन दे रखी है लिस्ट टू दे रखी है, मतलब आपको यहाँ पे मैच द फॉलोइंग खेलना है। तो अपन सबसे स्टार्ट करते हैं जो अपन को सबसे इजीली पता हो। अब अगर अपन केनाल सिस्टम की बात करें तो केनाल सिस्टम कहाँ पे प्रेजेंट होता है, पोरीफेरा पे। सो बी का 4, अब बी का 4 यहाँ पे दो ऑप्शंस में आ रहा है। ठीक है, एक ए में और एक बी में। फिर आते हैं अपन किस में, नीडोब्लास्ट में। तो नीडोब्लास्ट आपको किस में देखने को मिलता है, नीडोब्लास्ट देखने को मिलता है सीलेंट ट्रेट्स में। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ठीक। सो यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिसमें सीलेंट रेट जो है वो नीडोब्लास्ट की तरफ जा रहा है, सो इट्स बी। ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से लगा लो। मेटामेरिज्म आपको कहाँ देखने को मिलेगा, मेटामेरिज्म आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे। एक्चुअली द थिंग इज कि एक का थर्ड ऑप्शन है। ठीक है, मेटामेरिज्म एनालीट्स में देखने को मिलता है। बेसिकली मेटामेरिज्म क्या होता है, इस तरीके से आपके जितने भी बॉडी है वो छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइडेड रहती है। सो यहाँ पे मेरे ख्याल से कुछ गड़बड़ हुई है। मेटामेरिज्म जो है वो आपको एनालीट्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो आपको टीनो फोरा में देखने को मिलेगा। ठीक है, सो यहाँ पर आई गेस ए का 2 नहीं है, ए का 3 है। ठीक है, सो जस्ट अ सेकेंड, ए का 3, बी का 4, ए का 3, बी का 4, सी का 2 होगा एंड डी का 1 होगा। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन ही गलत दे रखे हैं, सही आंसर ये है। ठीक, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर हॉलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स। तो इसमें से कौन से आपके हॉलो और न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स हैं। अब ये किस में पाई जाती है, ये कैरेक्टरिस्टिक फीचर एव्स में होता है। तो इनमें से एव्स कौन सा है, नियोफॉर्न। नियोफॉर्न क्या होता है, वल्चर होता है। ठीक है, वहीं पे मैक्रोपस आपके मंकी को बोला जाता है, हेमिडेक्टाइलिस आपके लिजर्ड को बोला जाता है, एंड ऑर्निथोरैंकस आपके प्लेटिपस को बोला जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। नाउ अगेन वी हैव द मैच द फॉलोइंग फ्रॉम द एनिमल किंगडम। सो यहाँ पे है फाइसेलिया। फाइसेलिया इज बेसिकली क्या है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। क्या है, पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर। तो ए का सेकंड हो जाएगा, ऑप्शन में ढूंढो, दो है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा, लाइमिलिस। लाइमिलिस आर्थ्रोपोड है एंड ये एक लिविंग फॉसिल है।
तो बी का थर्ड हो जाएगा. सो वी हैव ए का 2, बी का थर्ड. ओके, अगेन वी हैव बी एंड सी एज ऑप्शन. फाइन. ओ ओ, नो प्रॉब्लम. अरे अरे अरे, कोई बात नहीं. ठीक है. देन वी हैव व्हाट? पिंकटेडा. पिंकटेडा आप किसको बोलते हो? पर्ल ऑयस्टर को. तो डी का 1 एंड सी का 4. सो बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, आगे चलते हैं. नाउ रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट. अब आपको यहाँ पे रीड करना है और आइडेंटिफाई करना है कि करेक्ट कौन सा है. ठीक है, कभी भी जल्दबाजी में क्वेश्चन रीड मत करना, बिकॉज क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं. ठीक है. सो अपन पढ़ते हैं पहला. मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलिमेंथस. ठीक है, बेसिकली स्पेलिंग गलत है के लिए हेलिमेंथीज. ठीक है, फाइन. आगे चलते हैं. इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्ट एंड सीलोमेट एनिमल्स. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. राउंड worms have organ system level of organization. Complates present in the ctenophores help in digestion. Water vascular system is a characteristic features of the echinoderms. अब अगर तुम यहाँ पे सेंटेंस पढ़ोगे और इनको रिलेट कर पाओगे, जब मैंने एनिमल किंगडम पढ़ाया था तब वहां पे बहुत अच्छे से बताया था कि हो सकता है ये वाला क्वेश्चन जो है आपके उस तरीके से पूछा जाए इनकरेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट में, और मैंने बताया भी था कि ये वाला स्टेटमेंट जो है ये आ चुका है नीट में. ठीक है. सो अगर यहाँ पे आप क्वेश्चन में ध्यान दोगे, पहले स्टेटमेंट की अगर अपन बात करें, सो मेटाजेनेसिस इज ऑब्जर्व्ड इन हेलेमेंथीज. ठीक है, तो ये बिल्कुल गलत है. आपका मेटाजेनेसिस का मतलब क्या होता है? ए सेक्सुअल से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. मतलब बेसिकली एक फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से दूसरे फॉर्म ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. ठीक है, बेसिकली पॉलिप से मेड्यूसा का फॉर्मेशन. पॉलिप से मेड्यूसा का फॉर्मेशन किससे होता है? एसेक्सुअली. एंड मेड्यूसा का पॉलिप से फॉर्मेशन कितना कैसे होता है? सेक्सुअली. ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन गया. नाउ इकाइनोडर्म्स आर ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड सीलोमेट एनिमल्स. इकाइनोडर्म्स कैसे होते हैं? ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. बिल्कुल सही. तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होती है आपके एक्टो, एंडो और मीजो. और सीलोमेट एनिमल्स भी होते हैं. ठीक है, कैविटी भी प्रेजेंट होती है, तो ये ऑप्शन सही है. राउंड वॉर्म्स हैव ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. राउंड वॉर्म्स के पास ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है. कॉम प्लेट्स आर प्रेजेंट इन द टीनोफोर्स हेल्प इन डाइजेशन. नो बेटा, कॉम प्लेट्स जो होते हैं ये बेसिकली आपके मूवमेंट के लिए हेल्प करते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया. सो वी हैव बी सी. तो यहाँ पर बी और सी एज एन ऑप्शन एक ए में है और एक सी में है. नाउ दिस विल बी द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट. वाटर वेस्कुलर सिस्टम इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द काइनोडर्म्स. तो बिल्कुल सही. वाटर केनाल सिस्टम जो होता है वो पोरिफेरा का होता है, लेकिन वाटर वेस्कुलर सिस्टम जो है वो इकाइनोडर्म्स का होगा. तो बी सी ई इज द करेक्ट आंसर. ठीक है. नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज 56th क्वेश्चन. अगर मैं 56th क्वेश्चन की बात करूं, सो विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द कॉकरोच. ठीक है, आपकी इनमें से कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है विद रिस्पेक्ट टू द कॉकरोच? ऑल्दो आई थिंक कॉकरोच हटा दिया गया है आपकी पर्टिकुलर सेशन से, आई मीन पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर सेशन के लिए. सो डायरेक्ट आंसर पे आते हैं, दैट इज डी. ठीक है, अ रिंग ऑफ अ गैस्ट्रिक सीके इज प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ द मिड गट एंड द हाइंड गट. ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. ठीक है, गैस्ट्रिक सीके जो प्रेजेंट होता है वो फोर गट और मिड गट के बीच में प्रेजेंट होता है. ठीक है. अगर अपन बात करें 57 क्वेश्चन की, तो इसमें अपन को रॉन्गली स्टेटमेंट निकालना है कि इसमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है स्मूथ मसल के लिए. सो दे आर इनवॉलेंट्री मसल्स. तो ये तो बिल्कुल सही है कि हम किसी भी तरीके का हमारे कंट्रोल में नहीं रहती है मसल्स, तो सही है. कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म बाय इंटरकैलेटेड डिस्क. तो यहाँ पे कम्युनिकेशन जो है वो इंटरकैलेटेड डिस्क से होता है. क्या इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क प्रेजेंट रहती है? नहीं प्रेजेंट रहती है. कार्डियक टिश्यू में प्रेजेंट रहती है, कार्डियक मसल में प्रेजेंट रहती है. तो ये ऑप्शन गलत हो गया. बाकी के ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर लेते हैं. दीज मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द ब्लड वेसल. बिल्कुल सही. ये स्मूथ मसल जो है हमारी ब्लड वेसल्स में प्रेजेंट रहते थे, स्टेटमेंट भी सही है.
एंड दीज मसल्स हैव नो स्ट्राइएशंस, तभी तो इनको स्मूथ मसल्स बोला जाता है. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर. नाउ moving towards the next question, that is the 58th question. The organelle that are included in the endomembrane system. अब इनमें से कौन सा आपका ऑर्गेनली जो है वो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम से बिलोंग करता है. अब एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वो आते हैं जो आपस में ऑर्गेनलीज जो है वो कोऑर्डिनेटेडली वर्क करती है. तो उसमें आ जाएंगे आपके गोल्जी अपैरेटस, उसमें आ जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसमें आ जाएगा आपके लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स. तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा, कॉम्बिनेशन आपको कहाँ देखने को मिल रहा है? ए में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स. ठीक है. माइटोकॉन्ड्रिया इंडिपेंडेंटली वर्क करता है. ठीक है, वहीं पे सेम ऑप्शंस इधर, यहाँ पे भी माइटोकॉन्ड्रिया इंडिपेंडेंटली वर्क करता है. ठीक है. और आपके यहाँ पर भी माइटोकॉन्ड्रिया और राइबोसोम इंडिपेंडेंटली वर्क करते हैं. सो दे डू नॉट कम अंडर द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज बायोमोलिक्यूल का 59 क्वेश्चन. आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर. आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है गलत पेयर कौन सा है. तो सही आंसर क्या है? ड्रग. राइसिन रेसिन इज नॉट अ ड्रग. ठीक है. आगे चलते हैं सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन में. सो यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे थोड़ा सा न्यूमेरिकली थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, बट इजी है. द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम इन ईच सेल. मतलब फ्रूट फ्लाई का डिप्लॉयड कंडीशन क्या है? 8. ठीक है. ड्यूरिंग इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम एट G1 फेज इज 8. अगर वो ये बोल रहा है इंटरफेज के दौरान अगर G1 फेज में क्रोमोसोम नंबर 8 है, व्हाट वुड बी द क्रोमोसोम नंबर आफ्टर एस फेज. तो एस फेज में क्या होंगे क्रोमोसोम का नंबर. ठीक है. तो ये आपको आइडेंटिफाई करना है. अब मैंने एक चीज वहां पे एनसीईआरटी में बोली थी और एनसीईआरटी में लिखी भी है, क्रोमोसोम का नंबर हमेशा सेम रहता है. डीएनए का कंटेंट डबल होता है बट क्रोमोसोम का नंबर सेम रहता है. सो इट्स ऑलवेज 8. ठीक है. क्रोमोसोम के नंबर में नहीं अंतर कोई आएगा. आई होप ये चीज समझ में आ गई होगी. ठीक है. नाउ 61 क्वेश्चन पे चलते हैं. सो विच स्टेज ऑफ द मेयोटिक फेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ द चेस्मेटा एज इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर. मैंने बहुत अच्छी तरीके से तुमको सारी स्टेप्स पढ़ाई है. ठीक है. जिसमें मैंने तुमको एक न्यूमोनिक भी बताया था, लेजी पिंकी दीदी. तो जो कैस्मेटा होता है वो डाइकाइनेजेस में टर्मिनलाइज हो जाता है. ठीक है. नाउ द सेंट्रियोल अंडरगोज डुप्लीकेशन ड्यूरिंग. अब सेंट्रियोल का काम क्या होता है? सेल को डिवाइड करने का. एंड ये किस फेज में आपका डुप्लीकेट होता है? तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है. क्या क्या दे रखा है? प्रोफेज, मेटाफेज, G2 फेज एंड एस फेज. सो प्रोफेज और मेटाफेज तो ऑफ कोर्स सी बात है नहीं होंगे, क्योंकि इन फेज में आपकी जो सेल है वो खुद ही डिवाइड करती है. ठीक है. प्रोफेज एम फेज का फर्स्ट फेज है, मेटाफेज एम फेज का सेकंड फेज है. वहीं पे G2 फेज में सारे प्रोटीन्स वगैरह डिवाइड करते हैं, सेंट्रल डिवाइड नहीं करता. तो हेयर कम्स द आंसर डी, एस फेज. अब ये वाला चैप्टर, ये वाले जो दो क्वेश्चन है आप चाहो तो स्किप कर सकते हो, क्योंकि 21 का क्वेश्चन है ये, 21 के क्वेश्चन है ये. तो इसमें डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन चैप्टर पहले से ही प्रेजेंट था. ठीक है. सो इसके डायरेक्ट अपन क्वेश्चंस देखेंगे. सक्कस एंटेरिकस इज रेफर्ड टू एज. अगर सक्कस एंटेरिकस की बात करें तो सक्कस एंटेरिकस बोला जाता है इंटेस्टाइनल जूस को. ठीक है. नाउ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई इज प्रेजेंट इन. आपका जो स्फिंक्टर ऑफ ओडाई है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सो इट इज प्रेजेंट इन द जंक्शन ऑफ द हिपैटो पैनक्रियाटिक डक्ट एंड द ड्योडनम. जो पैनक्रियाज और ड्योडनम को जो डक्ट कनेक्ट करती है उसमें स्फिंक्टर ऑफ ओडाई प्रेजेंट होता है. ठीक है. नाउ ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ द गैसेस का 65th क्वेश्चन. सो द पार्शियल प्रेशर ऑफ द ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड एट एल्वियोलाई. अब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एल्वियोलाई में और कार्बन डाइऑक्साइड में कितना होता है? सो अगर मैं बात करूं एल्वियोलाई की, ओ सॉरी ऑक्सीजन की, तो यहाँ पर एल्वियोलाई में प्रेशर होता है 104. सबसे हाईएस्ट प्रेशर आपको पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कहाँ देखने को मिलता है? एल्वियोलाई में देखने को मिलता है. एंड सबसे लीस्ट कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर आपको एल्वियोलाई में ही देखने को मिलेगा. सो आंसर
फोर्थ हो गया, ठीक है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 66। सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशन रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अब ऑक्सी हीमोग्लोबिन के लिए यानी कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन का बॉन्ड बनाने के लिए हमारे पास PO2 सबसे ज्यादा होना चाहिए, इसका रिवर्स में CO2 PCO2 कम होना चाहिए, टेम्परेचर कम होना चाहिए, एसिडिक नेचर जो है यानी कि H आयन जो है वो कम होने चाहिए, और एसिडिक यानी कि pH लेवल जो है वो हाई होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, हमारी क्या क्या कंडीशंस यहाँ पे चाहिए, एक तो हाई PO2 चाहिए, हाई PO2 चाहिए, तो बी और डी में ऑप्शन मिल रहा है। देन हाई PCO2 लो PCO2, अब हाई PCO2 नहीं चाहिए रहेगा, अगर हाई PCO2 हुआ तो वो जाके हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाएगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की ज्यादा कैपेसिटी होती है एज कम्पेयर टू द ऑक्सीजन बाइंड करने की। तो डी इज द करेक्ट आंसर, हाई पार्शियल ऑक्सीजन, लो PCO2, लेस हाइड्रोजन आयन, लो टेम्परेचर, ठीक है। सो दिस कंप्लीट्स 66 क्वेश्चन। नाउ 67 पे आते हैं। सो बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन का ये क्वेश्चन है, विच एंजाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कन्वर्जन ऑफ इनएक्टिव फाइब्रिनोजन टू फाइब्रिन। इनमें से कौन सा एंजाइम आप यूज करोगे फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए? तो आंसर इज थ्रोम्बिन। क्या है आंसर? थ्रोम्बिन, ठीक है। नाउ एनसीईआरटी में दिया है, प्लीज एक बार देखना जाके, बिल्कुल जहाँ पे आपके रिएक्शंस दी हुई है ना, जहाँ पर कोगुलेशन वाला पार्ट है, उस जगह ये दिया हुआ है, ठीक है। फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट करने के लिए आप थ्रोम्बिन यूज करते हो। नाउ 68 क्वेश्चन पे आते हैं। पर्सन विद AB ब्लड ग्रुप इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिसिपिएंट, दिस इज ड्यू टू। अब AB ब्लड ग्रुप को हम यूनिवर्सल रिसिपिएंट क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि इसके पास किसी के भी अगेंस्ट एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करने की क्षमता नहीं होती। सो एब्सेंस ऑफ द एंटीजन A एंड B इन प्लाज्मा, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन आता है कौन सा? प्रेजेंस ऑफ द एंटीबॉडीज एंटी-A एंड एंटी-B ऑन द आरबीसीज, एब्सेंस ऑफ द एंटीबॉडीज एंटी-A एंड एंटी-B इन द प्लाज्मा, ठीक है। So C is the correct answer. Now moving towards the next question, that is 69. Chronic autoimmune disorder affecting neuromuscular junction leading to fatigue, weakness and paralysis of the skeletal muscle is called as। अब यहाँ पे आपको कुछ एक डिजीज के सिम्टम्स दिए गए हैं, ठीक है। तो इनमें से कौन से सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं? तो बेसिकली ये सारे के सारे मिस्थेनिया ग्रेविस के सिम्टम्स हैं, ठीक है। मिस्थेनिया ग्रेविस के सिम्टम्स है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज केमिकल कोऑर्डिनेशन का। एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन विच स्टिमुलेट आरबीसी फॉर्मेशन इज प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है। तो ये आपको कौन से मतलब कौन इनमें से कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि सही होगा? तो सही आंसर है जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी, ठीक है। सो आपके जो जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर सेल जो होता है, जो एडिशनल पार्ट है ना पीछे के साइड में सब, जहाँ पर सारे हॉर्मोन्स खत्म हो जाते हैं, और फिर एक पार्ट आता है कि हॉर्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय दी अदर ऑर्गन्स, उसमें नीचे यहाँ पर एक लाइन लिखी है कि जक्स्ट्राग्लोमेरुलर सेल्स जो होते हैं किडनी के, वो एरिथ्रोपोइटिन प्रोड्यूस करते हैं, जो कि आरबीसी के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 71। रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन। अब ये थोड़ा सा बाहर से लगता है क्वेश्चन, बट अगर तुम गौर करोगे तो इसका आंसर एनसीईआरटी में ही प्रेजेंट है, ठीक है। सो रिसेप्टर्स ऑफ अ स्पर्म, जब फर्टिलाइजेशन होता है उस दौरान, जब भी आपका स्पर्म एग के पास आता है, तो इस तरीके की कंडीशन हो जाती है कि सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्म बाइंड करेगा, ठीक है। और वो जो रिसेप्टर होता है जिससे स्पर्म बाइंड करता है, तो वो प्रेजेंट होता है जोना पैल्यूसिडा में। इसको चाहो तो आप एनसीईआरटी में लाइन में अलग से लिख लेना, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट, दैट इज 72 क्वेश्चन। लिस्ट दे रखी है, अब आपको यहाँ पे क्या करना है? मैच करना है। तो हम सबसे पहले करेंगे कि जो हमें इजीली पता है। अब वैसेक्टॉमी और ट्यूबिकटॉमी। अब वैसेक्टॉमी करी जाती है वास डिफरेंस को रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो सी का सेकंड हो गया। नाउ ट्यूबिकटॉमी की जाती है फैलोपियन ट्यूब को रिमूव करने के लिए, तो डी का 4 हो गया, ठीक है। अब
क्या दे रखा है, वॉल्स एंड आईयूडीज। तो यहाँ पे ऑप्शन में और क्या दे रखा है, एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड एंड फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन दी यूट्रस। तो बेसिकली वॉल्ट क्या करता है, ये आपके सर्विक्स में स्पर्म को आने से रोकता है। तो ए का फर्स्ट हो गया, ठीक है। देन ऑटोमेटिकली आपका ये हो जाता है बी, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं, ए का फर्स्ट, ठीक है, ए का फर्स्ट पहला ही है, ठीक है। देन डी का फोर, सी का सेकेंड, ठीक। सही आंसर क्या हो गया, ए। नाउ वेनरल डिजीज कैन स्प्रेड थ्रू। अब वेनरल डिजीज बेसिकली मतलब आपके वो सारी डिजीजेस जो बहुत ज्यादा हार्मफुल है एंड इन्फेक्शियस है, ठीक है। तो आप बात करोगे यूजिंग स्टेराइल नीडल्स, then transfusion of the blood from the infected person, infected mother to the fetus, kissing एंड इनहेरिटेंस। करेक्ट स्टेटमेंट आपको यहाँ पे आइडेंटिफाई करना है। सो वेनरल डिजीजेस होती हैं जो इन्फेक्शियस होती हैं, स्टेराइल नीडल से नहीं स्प्रेड हो सकता, हाँ ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड से स्प्रेड होगा। सो बी ऑप्शन जहां पर भी है, सो बी आपका है। ए ये वाला ऑप्शन हटा दो, ये वाला ऑप्शन हटा दो, देन वी हैव ओनली दिस। नाउ डी विल बी द कंक्लूडिंग फैक्टर। ऑफ कोर्स सी बात है, अगर इन्फेक्शियस डिजीज है तो वो किसिंग से भी फैलेगी, ठीक है। सो बी, सी एंड डी इज द करेक्ट आंसर। Now, which of the following is an example of the hormone releasing IUD? बहुत ही clearly mention है आपके example जो NCERT में mention है, LNG-20, ठीक है, is the example of the hormone releasing IUD। बहुत ही clearly वहां पे examples में mention है, इसलिए सारे चीजों को discover करने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। Now, moving towards the next question, that is 75th. In cross between a male and female, both heterozygous for sickle cell anemia gene, what percentage of the progeny will be diseased? अब इन्होंने क्या बोला है कि मेल और फीमेल के बीच में जब क्रॉस कराया गया, दोनों ही heterozygous है सिकल सेल अनीमिया जीन के लिए, मतलब HbS HbA कंडीशन आ रही है। सेम गोज विथ HbS और HbA। जब इन दोनों में आपका क्रॉस होगा तो हमारी प्रोजेनीज जो होंगी वो इस तरीके की बनेगी, HbS 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 HbA HbA HbS एंड अगेन HbA। तो अब वो पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन कितने परसेंटेज ऑफ प्रोजेनी डिजीज्ड होंगी। तो यहाँ पे आपको एक ही सिकल सेल अनीमिया की दिख रही है, बाकी ये भी हीट्रोजाइगस है, ये भी हीट्रोजाइगस है, और ये तो पूरी तरीके से डोमिनेंट होमोजाइगस है, इसमें डिजीज शो नहीं करेगी। सो इट्स ओनली 25%, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 25% जो है वो डिजीज शो करेगी प्रोजेनी। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि यहाँ पे स्पेस थोड़ी सी कम है। मैं यहाँ पे एक बार यहाँ लिख देती हूँ कि जब आप जब इनका बीच में क्रॉस कराओगे तो इस तरीके से आपको जो जीनोटाइप है वो मिलेंगे, ठीक है। इस तरीके के जीनोटाइप जो है वो आपको मिलेंगे, ठीक। सो अकॉर्डिंग टू दिस आपका आ जाता है आंसर कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कितने, एक ही 25% जो है वो प्रोजेनी अफेक्टेड होगी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 76। इफ एडेनिन मेक्स 30% ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ थाइमिन एंड गुआनिन एंड साइटोसिन इन इट? अब ये क्या बोल रहा है कि एडेनिन जो है वो अगर 30% ऑफ द डीएनए फॉर्म कर रहा है, सो ए हमेशा किसके साथ बाइंड करता है, टी के साथ बाइंड करता है, और जी हमेशा किसके साथ बाइंड करता है, सी के साथ बाइंड करता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई कि जितना एडेनिन होगा उतना थाइमीन होगा। सो थाइमीन 30% 30 तक आ जाएगा, तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी, ठीक है। तो 76 का क्या हो गया, बी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 77। विच इज द ओनली एंजाइम दैट हैज द कैपेबिलिटी टू कैटालाइज इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट्स? तो बहुत ही क्लियरली मेंशन्ड है एनसीईआरटी में, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। बच्चों ये वाला क्वेश्चन ऐसा था, इसमें इतना ज्यादा कंफ्यूजन हुआ था ना जब ये पर्टिकुलर क्वेश्चन आया था, क्योंकि कई लोगों को लगा था इट कुड बी अ डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज एंड डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। तो सही आंसर क्या है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए
polymerase. Now, which of the following RNA is not required for the synthesis of protein? इनमें से कौन सा RNA आपको required नहीं होगा in the synthesis of protein? सो सी, ठीक है, जो 78 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, siRNA इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर दी RNA फॉर दी मेकिंग सिंथेसिस ऑफ द प्रोटीन, क्योंकि इसका मतलब क्या होता है? साइलेंस्ड RNA, ठीक है। tRNA यूज होता है क्योंकि अडेप्टर की तरह काम करता है। mRNA जो होता है, ये इसी के ऊपर से सारी प्रोटीन्स का ट्रांसलेट किया जाता है। RNA, राइबोसोमल RNA जो है, ये राइबोसोम बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। तो 78 का आंसर क्या हो गया? सी। Now moving towards the next question, that is 79 question. Which of the following is not the objective of biofortification in the crops? इनमें से कौन सा biofortification of the crop का objective नहीं है? So it's A, improve resistance of the disease. ठीक, now 80th क्वेश्चन पे आते हैं, माइक्रोब्स एंड ह्यूमन वेलफेयर। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बेसिकली लिस्ट वन और लिस्ट टू अगेन आपको दे रखी है। अब मैंने यहाँ पे आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया था कि लर्न कैसे करना है, तो एक बार अगर वो वीडियो नहीं देखे तो जाके देख लेना माइक्रोब्स वाली। तो एसिटोबैक्टर एसिटी, नाम से पता चल रहा है एसिटिक एसिड रिलीज करेगा। सो फर्स्ट का बी हो गया, ठीक है, फर्स्ट का क्या हो गया? बी हो गया। तो यहाँ पे डायरेक्ट हमें आंसर मिल गया। बट और देख लेते हैं, क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटिलिकम ब्यूटायरिक एसिड रिलीज करेगा, ठीक है। सो बी, सी का क्या हो गया? आपका 4 हो गया, ठीक है। देन लैक्टोबैसिलस आपका लैक्टिक एसिड रिलीज करेगा, एंड एस्परजिलस नाइगर आपका सिट्रिक एसिड रिलीज करेगा। तो आंसर इज है। Okay, now moving towards the next question, that is 81. During the process of the gene amplification using PCR, if very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following step of the PCR will be affected? सबसे पहला स्टेप क्या होता है? डीनेचुरेशन, यानी कि प्रोटीन को तोड़ने का काम करने का काम करना है। तो डीनेचुरेशन ही नहीं होगा अगर सबसे ज्यादा टेम्परेचर नहीं सेट किया गया तो, ठीक है। Now, moving towards the next question, that is 82 question. A specific recognition sequence identified by the endonuclease to make a cut at a specific position within the DNA is called palindromic nucleotide sequence. ये sequence वो होती है, चाहे आप उसको 5 to 3 पढ़ो, चाहे 3 to 5 पढ़ो, ये एक जैसी ही लगती है, ठीक है। और हर एक एंडोन्यूक्लियस के लिए एक जो रिकॉग्नाइजेशन सीक्वेंस होती है वो अलग अलग होती है, ठीक है, उसके लिए एक स्पेसिफिक होती है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 83 क्वेश्चन। विद रिगार्ड्स टू द इंसुलिन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक एक करके सारे पढ़ेंगे एग्जाम सेंटेंस। तो सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन, ठीक है। द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाय आर डीएनए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड। अ पेप्टाइड एंड ए पेप्टाइड एंड बी पेप्टाइड ऑफ इंसुलिन आर इंटरकनेक्टेड बाय डाइसल्फाइड ब्रिजेस। हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर चूज करना है, ठीक है। तो बेसिकली इंसुलिन के लिए करेक्ट ऑप्शन चूज करने हैं। सबसे पहले आपका एक चीज आ जाती है कि सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन द मैच्योर इंसुलिन, बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो जहां पर भी ए है हमारा वही आंसर होगा, तो आइदर बी और सी ऑप्शन में से होगा। अब ए और डी में से ए और डी तो दोनों करेक्ट है, दोनों प्रेजेंट है, हमारे लिए सी जो है वो एक आपका कंक्लूडिंग सेंटेंस होगा। द प्रो इंसुलिन हैज सी पेप्टाइड, यस, प्रो इंसुलिन के पास सी पेप्टाइड प्रेजेंट होता है। पहले ए होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा, बीच में से सी हटाएंगे और ए और बी को ज्वाइन कर देंगे। सो बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 84। फॉर द इफेक्टिव ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज, अर्ली डायग्नोसिस is in its pathophysiology is very important. Which of the following molecular diagnostic is वेरी यूजफुल फॉर अर्ली डिटेक्शन, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका बी, दैट इज एलिसा टेक्निक। आप एलिसा से बहुत जल्दी आइडेंटिफाई कर सकते हो उस पर्टिकुलर डिजीज को एम्पलीफाई करके। एनवायरमेंटल इश्यू से आ जाते हैं, तो डॉप्सन यूनिट आर यूज्ड टू मेजर द थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, ठीक है। सो इट्स आंसर इज बी। ओके, सो नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी सेक्शन बी ऑफ जूलॉजी। तो अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूँ, दैट इज 86 नंबर के क्वेश्चन की, तो यहाँ पे अपन को आइडेंटिफाई करना है द टाइप ऑफ सेल जंक्शन, ठीक है।
और सही स्टेटमेंट पढ़ के सही आंसर को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है। सो सबसे पहले पता कराते हैं कि इसमें लिखा क्या है। सो टाइप ऑफ सेल जंक्शन के बारे में, दैट हेल्प्स टू स्टॉप द लीकेज ऑफ अ सब्सटेंस across a tissue and facilitation of the communication with the neighboring cells via rapid transfer of ions and molecule। तो बेसिकली हमारे पास बहुत टाइप के जंक्शंस होते हैं। तो हमें यहाँ पर 2 जंक्शन दिए हैं, 2 सेंटेंस के बारे 2 जंक्शन के बारे में पता करना है। तो हेल्प टू स्टॉप द लीकेज ऑफ द सब्सटेंस अक्रॉस द टिश्यू। तो जो जंक्शन आपस में बेसिकली 2 सेल को एकदम टाइटली अडेयर करके रखता है, ठीक है? बिल्कुल एकदम चिपका के रखता है, उसमें से किसी भी तरीके का लीकेज नहीं होगा, तो वो होता है टाइट जंक्शन, ठीक है? तो हमारा आंसर क्या हो गया? टाइट जंक्शन। और दूसरा क्या है? व्हिच हेल्प्स इन फैसिलिटेट द कम्युनिकेशन विद द नेबरिंग सेल्स। ठीक है, तो आपका नेबरिंग सेल्स के साथ कम्युनिकेशन कौन करवाता है? गैप जंक्शन। द फर्स्ट आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। नाउ फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट अबाउट प्रोस्टोमियम ऑफ अर्थवर्म। ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन एज ऑफ नाउ कि यहाँ पर अभी सिलेबस में नहीं है। ठीक है, तो इसका मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता देती हूँ। आंसर इज डी। कैसे? देखो, हमें यहाँ पर करेक्ट आंसर आइडेंटिफाई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा है? इट सर्व एज अ कवरिंग ऑफ द माउथ। तो बेसिकली जो आपका फर्स्ट सेगमेंट होता है ना अर्थवर्म का, उसमें एक ऐसे कैप जैसी कवरिंग प्रेजेंट होती है जिसको अपन क्या बोलते हैं? प्रोस्टोमियम। ठीक है, सो फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देन वी गो फॉर द बी। इट हेल्प्स टू ओपन क्रैक्स इन द सॉइल इनटू व्हिच इट कैन क्रॉल। तो ये ऐसे बाहर की तरफ प्रोजेक्ट आउट होता है, ठीक है, जिसकी वजह से वो सॉइल में अंदर एंटर कर सकता है और क्रॉल करता है। ठीक है, it is one of the sensory structure and it is the first body segment। तो एक्चुअल में ये फर्स्ट बॉडी सेगमेंट नहीं है, बट ये एक तरीके का सेंसरी स्ट्रक्चर भी है। तो हमारे तीनों ऑप्शंस करेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लिपिड्स। अब यहाँ पे लिपिड्स के पास लिपिड के लिए यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं, तो एक एक करके अपन यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। सो लिपिड्स हैव ओनली सिंगल बॉन्ड्स कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड। लेसिथिन आपके फॉस्फोलिपिड है। ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन इज ग्लिसरॉल। पाल्मिटिक एसिड हैज 20 कार्बन एटम्स इंक्लूडिंग कार्बोक्सिल एटम एंड आर्किडोनिक एसिड हैज 16 कार्बन एटम। हमें इसमें क्या करेक्ट आपको करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करना है। तो बी और सी इज द करेक्ट स्टेटमेंट। क्यों? क्योंकि लेसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड, बिल्कुल सही है। लेसिथिन आपका एक तरीके का फॉस्फोलिपिड होता है, इसमें पी और फॉस्फोरस ग्रुप प्रेजेंट होता है। ठीक है, और अगर अपन बात करें सी स्टेटमेंट की, दैट इज ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन क्या है? ग्लिसरॉल है। ट्राईहाइड्रोक्सीप्रोपेन क्या है? इट्स अ ग्लिसरॉल। इस तरीके का स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आते हैं 89 क्वेश्चन पे। सो ड्यूरिंग द मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर। अब ये वाला जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है ना, अपन को पढ़ा चुका, मतलब सॉरी पढ़ाया चुका है। ठीक है, तो एक बार आपने लोकोमोशन एंड मूवमेंट वाला चैप्टर अगर नहीं पढ़ा तो एक बार जाके देख लेना, वहां पे बहुत डिटेल में और अच्छे से डिस्क्राइब किया है। ठीक है, सो इसमें क्या क्या दे रखे हैं? एच जोन disappears, A band widens, I band reduce its width, and myosin hydrolyze ATP, realizing। ओके, नाउ कम्स टू द 89 क्वेश्चन। अगर मैं 89 क्वेश्चन की बात करूँ तो लोकोमोशन एंड मूवमेंट में है ये क्वेश्चन। ये वाला अगर अब इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की मैं बात करूँ तो ये मैंने एज इट इज तुमको प्योरली लिखवाया है इस तरीके से जब मैंने ये वाला चैप्टर पढ़ाया था। तो इसमें ये पूछ रही है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है, सो सबसे पहले लिखा है एच जोन जो है वो डिसेप्टर हो जाता है। चलो देखते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद ए बैंड वाइडन हो जाती है, आई बैंड रिड्यूस हो जाता है, मायोसिन हाइड्रोलाइज एटीपी रिलीजिंग एडीपी एंड पीआई। सो बेसिकली ये अगर आपका जैसे हमारा इस तरीके से सार्कोमियर है, तो जब कॉन्ट्रैक्शन होता है तो ये इस तरीके से इधर की तरफ मूव करते हैं टूवर्ड्स दी एम लाइन। ठीक है, और ये कौन सा जोन है? ये एच जोन है। तो ये एच जोन क्या है? डिसअपियर हो जाता है। जब भी टूवर्ड्स दी एम लाइन मूव करेगा तो एच जोन डिसअपियर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे भी ए देखा है, यहाँ पे भी ए। सो वी हैव ए सी एंड डी।
ए बैंड वाइडन हो जाता है, ठीक है? सो अगर ए बैंड की बात करें तो ए बैंड जो है वो वाइडन नहीं होता है, ठीक है? आपका जो आई बैंड है वो उसकी जो विड्थ है वो रिड्यूस हो जाती है, ठीक है? तो एक ये ऑप्शन सही हो गया, एक ये ऑप्शन सही हो गया। फिर मायोसिन जो होता है वो एटीपी उसमें मायोसिन हेड पे एटीपी स्पाइडिंग साइट प्रेजेंट होती है जहाँ पे हाइड्रोलाइज होता है एटीपी, एंड इसकी वजह से जैसे ही एटीपी उससे कनेक्ट होगा तो वो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाए फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये ऑप्शन भी सही है। एंड जेड लाइन अटैच टू द एक्टिन आर पुल्ड इनवर्ड्स, और जो जेड लाइन होती है ना वो अंदर की तरफ सार्कोमियर के अंदर की तरफ टुवर्ड्स द एम लाइन मूव करती है, तो ये ऑप्शन सही है। A, C, D, E. Now moving towards the next question, that is 90. अब यहाँ पे अगेन आपके पास आ जाता है मैच द फॉलोइंग। तो स्कैपुला क्या है? स्कैपुला आपका एक ट्राइंगुलर फ्लैट बोन है, तो ए का 4 आपके पास 2 में आ जाता है, ठीक है, बी और सी में। देन यहाँ पे डी का फर्स्ट दे रखा है, तो ज्यादा मेहनत मत करो, बस यहाँ जोड़ दो। अब यहाँ पे क्रेनियम दे रखा है एंड स्टर्नम दे रखा है। क्रेनियम में फाइब्रस जॉइंट प्रेजेंट रहता है जो कि उसको मूव नहीं करवाता। फाइब्रस जॉइंट कैसे होते हैं? मूव वाले नहीं होते, वो मूवमेंट शो नहीं करते, ठीक है? सो बी आ गया। सो बी का थर्ड कहाँ है? सी में, ठीक है। नाउ 91 क्वेश्चन पे आते हैं। सो विच ऑफ दीज इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ इनिशिएशन ऑफ पार्चुरेशन इन ह्यूमंस? तो यहाँ पे इनमें से कौन सा आपका इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है फॉर द पार्चुरेशन इन ह्यूमन? सिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन, रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, इंक्रीज इन ईस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रेशियो। तो आंसर हो गया सी, रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन। किसी भी तरीके से पार्चुरेशन में प्रोलैक्टिन का काम नहीं होता, इसका काम होता है कि लैक्टेशन रिलीज कराना, ठीक है, मिल्क का रिलीज कराना। ऑक्सीटोसिन, प्रोस्टाग्लैंडिन और ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का रेशियो मेंटेन बढ़ जाना, मतलब इसकी वजह से ही ह्यूमन में पार्चुरेशन होता है। तो सही आंसर क्या हो गया? सी, इसका कोई काम नहीं है प्रोलैक्टिन का। विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग द लेटर फेज ऑफ द प्रेगनेंसी? अब आपका जो हार्मोन रिलैक्सिन है कौन सिक्रीट करता है? तो कॉर्पस ल्यूटियम ही सिक्रीट करता है, ठीक है, जो कि हमारे पूरी प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखेगा। Now, the codon AUG codes for the methionine and phenylalanine, and statement 2 क्या बोल रहा है कि ट्रिपल ए डबल ए जी बोथ कोडॉन्स कोड फॉर द अमाइनो एसिड लाइसिन। अब हमें इसमें से करेक्ट आंसर स्टेटमेंट फाइंड करना है, ठीक है? तो यहाँ पे सही क्या है? स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। जो आपका ए यू जी है वो मिथियोनिन और फिनाइल एलेनिन में से सिर्फ मिथियोनिन को कोड करता है, ठीक है, और ये स्टार्टिंग कोडॉन है, फिनाइल एलेनिन को कोड नहीं करता। वहीं पे अगर मैं बात करूँ स्टेटमेंट 2 की, ठीक है, तो वो यहाँ पर ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये अमाइनो एसिड लाइसिन को कोड करेगा, ठीक है। ये अगर मैं होती तो ये वाला क्वेश्चन स्किप करती, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर क्वेश्चन है वो इतने बड़े चार्ट में से आया, वो जो जेनेटिक्स का मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में चार्ट दे रखा है ना, वहां से आया है। तुम लोग इतना मेहनत नहीं करते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं उतनी नहीं डीप में जाती, ठीक है। तो ये वाला जो क्वेश्चन होता है ना, ये छोड़ने वाला था क्वेश्चन, तो थोड़ा उस तरीके से भी सोचना होता है। नाउ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग? इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है हिस्टोन के लिए? सो द पीएच ऑफ द स्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, हिस्टोन आर रिच इन अमाइनो एसिड लाइसिन एंड arginine, histones carry positive charge in the side chain, histones are organized to form unit of 8 molecules. सो अगर अपन बात करें इस क्वेश्चन की, तो अपन यहाँ पे रॉन्ग आंसर निकालना है। तो ये जो स्टेटमेंट आप देख रहे हो ना, द पीएच ऑफ द हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, तो ये गलत स्टेटमेंट है, बिकॉज आपका जो स्टोन का पीएच होता है वो स्लाइटली बेसिक होता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द लाइसिन एंड द आर्जिनिन, ठीक है। सो ये आपके कैसे होते हैं, थोड़ा बेसिक नेचर प्रोवाइड करते हैं लाइसिनिन और नार्जिनिन आपके अमाइनो एसिड्स, ठीक है। फिर वहीं पे ही ये प्रेजेंट होता है, ये बिल्कुल सही है। फिर हिस्टोन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, एंड हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स, तो ये भी सही है, जैसे अपन ऑक्टामर्स बोलते हैं। तो सही स्टेटमेंट क्या हो गया? ए, मतलब ये सही आंसर क्या हो गया? ए, ये गलत स्टेटमेंट है, ठीक है। अब आते हैं अपन 95 क्वेश्चन पे, मैच द फॉलोइंग। अडेप्टिव रेडिएशन की अगर अपन बात करें,
सो अडेप्टिव रेडिएशन इज बेसिकली क्या होता है, जब आपके कोई एक स्पीशीज जो है जो दूसरी जगह जाके अपने आप को उस पर्टिकुलर हैबिटाट के हिसाब से अडेप्ट कर ले। ठीक है, और जब बहुत सारी स्पीशीज अलग अलग जोग्राफिकल एरिया से ऐसी पर्टिकुलर एक जोग्राफिकल एरिया में आती है और उस नेचर को अडेप्ट करती है, दैट इज नोन एज अडेप्टिव रेडिएशन। अब ये वाला जो टॉपिक है बहुत अच्छी तरीके से मैंने आपको समझाया है, तो एक बार जाके इवोल्यूशन का ये जो टॉपिक है एक बार देख लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इस पर्टिकुलर टॉपिक में। ठीक है, तो अडेप्टिव रेडिएशन किसने दिया था? डार्विन फिंचेस इसके एग्जाम्पल बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये आपका एक एग्जाम हो गया ए का 4, तो ए का 4 आपको सिर्फ इसमें देखने को मिल रहा है, तो आंसर हो गया डी। अब आते हैं 96 क्वेश्चन पे। नाउ फिलेरियासिस किससे कॉज होता है? अमीबियासिस, निमोनिया, रिंगवर्म, ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। तो अगर अपन सबसे पहले अगर नॉर्मली बात करें तो अमीबियासिस मुझे यहाँ पे बहुत श्योरिटी से पता है। ठीक है, सो ये कॉज कौन करता है? एंटामीबा हिस्टोलेटिका। सो बी का 4 हो गया, बी का 4 कहाँ दे रखा है? फर्स्ट। फिलेरियासिस कौन करता है? बुकेरिया ब्रोंकोफ्टाई। ठीक है, फिलेरियासिस आपके कौन कॉज करता है? बुकेरिया ब्रोंकोफ्टाई। ठीक है, उसके बाद निमोनिया कॉज कौन करता है? हेमोफीलिया इन्फ्लुएंजा। ठीक है, एंड ट्राइकोफाइटॉन रिंगवर्म कॉज करते, सॉरी रिंगवर्म जो है वो ट्राइकोफाइटॉन कॉज करते हैं। ठीक है, सो आंसर क्या हो गया? ए। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टेप इन अ मल्टीपल ओव्यूलेशन एम्ब्रियो ट्रांसफर? ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार। ठीक है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। MOET। ठीक है, इसमें से कौन सा स्टेप नहीं किया जाता है? सो इसमें बेसिकली जो काउ है उसको अपन हार्मोन नहीं लगाते, LH। ठीक है, लाइक एक्टिव फॉर सुपर ओव्यूलेशन। ठीक। नाउ द एडोनेसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इनटू, अगर ये जो पर्टिकुलर एंजाइम है अगर ये एब्सेंट होता है तो इससे कौन सी डिजीज होती है? सो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होते हैं, सॉरी आई एम सॉरी, डिसफंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम। ठीक है, क्या होता है? डिसफंक्शन ऑफ द इम्यून सिस्टम हो जाता है। नाउ 99 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो यहाँ पे कुछ आपके रूल्स दे रखे हैं, एंड फॉर योर काइंड ऑफ नॉलेज ये थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट आपको आंसर बता रही हूँ, वो है आपका बी, दैट इज एलेन्स रूल जो है वो कौन मतलब कहीं पे जो फॉलो होगा तो वो है पोलर सील के थ्रू। ठीक है, सो ए। देन फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो मेराइन फिशेस जो डेप्थ में रहती है वो करती है। बिहेवियरल अडेप्टेशन की अगर अपन बात करें तो किंगैरू रैट जो है वो सॉरी डेजर्ट लिजार्ड जो है वो करती है। ठीक है, और वहीं पे बायोकेमिकल अडेप्टेशन की अगर मैं बात करूँ तो वो आपके कंगारू रैट्स करते हैं। शायद मैंने उल्टा कर दिया, जस्ट अ सेकेंड, डी का थर्ड है, सॉरी। ठीक है, बायोकेमिकल अडेप्टेशन इज डन बाय द मरीन फिशेस एट द डेप्थ। ठीक है, एंड आपके जो साइकोलॉजी सॉरी फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन है वो कौन करता है? कंगारू रेट। ठीक है, अब आ जाते हैं 100 क्वेश्चन पे, दैट इज assertion एंड रीजन के। सो अ पर्सन गोज टू अ हाई एल्टीट्यूड एंड experiences altitude sickness with symptoms like breathing difficulty and heart palpitation. ठीक है, ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट हाई एल्टीट्यूड द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट ऑक्सीजन। सो बेसिकली अगर दोनों स्टेटमेंट की बात करें तो दोनों स्टेटमेंट अपने आप में बिल्कुल सही है। जैसे जैसे हम हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं आपको जो हार्ट होता है वो पैल्पेट करने में थोड़ी दिक्कत आने लगती है, ब्रीदिंग में डिफिकल्टी आने लगती है। अब ये रीजन भी सही है क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है हायर लेवल पे। ठीक है, हायर एल्टीट्यूड्स पे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर डिसॉल्व नहीं हो पाती है। यही एक कारण है आपका ब्रीदिंग कम होने का और ब्रीदिंग में दिक्कत आने का और हार्ट पैल्पिटेशन में दिक्कत आने का। तो ये दोनों ही सही है। ठीक है, सो दिस कंप्लीट्स आवर जूलॉजी का पोर्शन ऑफ नीट 21। ऐसे ही अपन बाकी के जो साल के पेपर्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप ये समझ में आया होगा पूरा एक एक लेक्चर। आज का जो भी लेक्चर है एक एक क्वेश्चन नो क्लियर हो गया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को। थैंक यू सो मच।